हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है चैप्टर नंबर 1 है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ क्या होता है यही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखिए, आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कोई ना कोई वस्तु आपको नजर आएगा। ठीक है, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है ना। देखिए क्या है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, पदार्थ का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, जैसे कि पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ है। यानी कि ये सब जो ये जितने एग्जाम्पल हम आपको बताए, सब का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान छेकते हैं। ठीक है, इस सब का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ ये स्थान छेकती हैं। ठीक है, आप देखिए अपने घर में टेबल होगा, कुर्सी होगा या कुछ भी अन्य कोई भी वस्तु जो भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा और कुछ ना कुछ वो स्थान छेकती होगी। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए, तो चलिए अब हम आगे बातें और अगले पेज पे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, देखिए हम जो ये पदार्थ के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आज नहीं बात किया गया। ठीक है, इसके बारे में प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास समझने का प्रयास करते रहा है। ठीक है, यानी कि भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। यानी कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। क्या क्या है, भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम पंचतत्व कहा गया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ठीक है, देखिए ये पंचतत्व क्या है, पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ठीक है, क्या है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है। यानी कि प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है। यानी कि प्राचीन दार्शनिकों का कहना है कि इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय का जो यूनानी दार्शनिक था वो भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया, यानी कि उसका भी यही कहना था जो कि भारतीय दार्शनिक का कहना था। ठीक है, आप इतनी बातें समझ गए, तो चलिए और चीजें हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब इसी पेज पे हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्या कह रहा है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहला क्या है, भौतिक गुण, दूसरा क्या है, रासायनिक गुण। यानी कि इस चैप्टर में हमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है, भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, रासायनिक गुण के बारे में इस चैप्टर में हमें, रासायनिक गुण के बारे में इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चैप्टर में हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बस हमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम भौतिक गुण के बारे में अगले पेज पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत समय तक जो है पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। यानी कि एक विचारधाराओं का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। क्या मानना था, एक विचारधारा जो है उसका मानना था कि पदार्थ जो है वो लकड़ी की तरह सतत होते हैं। लेकिन वहीं पे अन्य विचारधाराओं का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते। क्या मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्यों ना ऐसा करें कि एक क्रियाकलाप के द्वारा हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ किससे बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और हम उसमें देखेंगे ये क्रियाकलाप करके। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक ग्लास ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम पानी भर दिए हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि हम इसमें क्या किए हैं, इसमें पानी भर लिए हैं। ठीक है, इसमें पानी भर लिए। अब जहाँ तक पानी है वहाँ तक क्या करना, निशान लगा देना। क्या करना है, निशान। देखिए हम यहाँ तक निशान लगा दें। ठीक है, जहाँ तक पानी वहाँ तक क्या किए, एक निशान लगा लिए। ठीक है,
अब क्या कीजिए, आप इस चम्मच में नमक या चीनी जो भी भरना है आप भर लीजिए, ठीक है। नमक या चीनी जो भी भरना है आप इसमें भर लीजिए और उस नमक या चीनी को क्या कीजिए, आप पानी में मिला दीजिए, यानी कि पानी में डाल दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए और क्या कीजिए, फिर आप उसी चम्मच से क्या कीजिए, पानी में डाल दिए, देखिए पानी में हम डाल लिए। अब क्या करना है, उसी चम्मच से हमें क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। यानी क्या करना है, मिला लेना। देखिए हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। इसमें हम चीनी या नमक जो भी डाले थे, इसमें से क्या हुआ, चीनी या नमक जो भी हम डाले थे आपके अनुसार चीनी या नमक इसमें से क्या हुआ, गायब हो गया। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि चम्मच में रखी गई नमक या चीनी जो भी हम रखे थे वो पूरे तरह से क्या हुआ, पानी में घुल गया है। क्या हुआ, वो पूरे तरह से पानी में घुल गया है। यानी कि हमें ये मानना होगा कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि सभी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हो, यानी कि हमें इस विचारधारा को तो मानना होगा कि, यानी कि हमें इस विचारधारा को तो स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। क्या होता है, जब हम जल में नमक या चीनी जो भी घोलते हैं ना, वो क्या होता है, जल के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, जल के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, जो कि जिसमें कि नमक या चीनी समावेशित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, ठीक है। तो आप इस क्रियाकलाप को समझ गए होंगे। आई होप कि आप इस क्रियाकलाप को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए और चीज़ें हम अगले पेज पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आप 4 या 5 ग्लास ले लीजिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। 4 या 5 ग्लास ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, सब में पानी डाल दीजिए, भर भर के पानी ले लीजिए आपको, ठीक है। आप भर भर के पानी ले लीजिए सब में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है। ले लिए। अब उसे आप क्या कीजिए, लगभग 100 ml पानी, यानी देखिए फर्स्ट ग्लास में क्या करेंगे, हम इसमें घोल लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घोल लेंगे, ठीक है। इसमें लगभग मान लेते हैं कि हम इसमें लगभग 100 ml पानी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें घोल लेना है, ठीक है। देखिए इसमें हम घोल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसमें घोल लिए, अब देखिएगा आप कि इसमें हम घोल लिए हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें घोल लिए, तो अब क्या करना है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरे ग्लास में अब क्या करना है, फर्स्ट वाले ग्लास से हमें 10 ml पानी लगभग निकाल लेना है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 10 ml पानी हम निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसे हम दूसरे ग्लास में दे देंगे। फर्स्ट ग्लास में से हम 10 ml पानी निकाल लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, उसे हम दूसरे ग्लास में घोल लेंगे, ठीक है। दूसरे ग्लास में घोल लेंगे, देखिए हम घोल लेंगे, दूसरे ग्लास में हम घोल लिए, ठीक है। दूसरे ग्लास में भी हम मिला दिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा ग्लास भी मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, अब दूसरे ग्लास से 10 ml पानी हम क्या करेंगे, दूसरे ग्लास से निकालेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, तीसरे ग्लास में डाल देंगे, ठीक है। देखिए हम तीसरे ग्लास में भी मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे ग्लास से हम निकाले, उसे हम क्या किए, तीसरे ग्लास में घोल दे, ठीक है। यानी कि तीसरे ग्लास में हम डाल दे, ठीक है। क्या कि हम देखिए पहले ग्लास से निकाले तो दूसरे ग्लास में डाल दिए थोड़ा सा, तो क्या दूसरा ग्लास का भी कलर दूसरे ग्लास में भी कलर आ गया, यानी दूसरे ग्लास का पानी भी कलरफुल हो गया, ठीक है। अब उसी से हम क्या कि दूसरे ग्लास से पानी निकाल के तीसरे ग्लास में डाल दिए, यानी कि तीसरे ग्लास में जो पानी था उसमें क्या कि हम थोड़ा सा कलर वाला पानी उसमें डाल दिए, तो ये क्या हुआ, तीसरा ग्लास का पानी भी रंगीन हो गया, ठीक है। अब वैसे हम क्या करेंगे, तीसरे ग्लास से पानी निकालेंगे, तीसरे ग्लास से पानी निकालेंगे, उसे हम क्या करेंगे, तीसरे ग्लास से थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, चौथे ग्लास में डाल देंगे। देखिए चौथे ग्लास में हम डाल देते हैं, ठीक है। देखिए तीसरे ग्लास से निकाल के हम क्या किए, चौथे ग्लास में भी पानी डाल दिए, चौथे ग्लास में भी हम डाल दिए, ठीक है। देखिए चौथे ग्लास में डाल दिए तो आप देख रहे होंगे कि चौथा ग्लास पानी जो है वो भी रंगीन हो गया है, ठीक है। वो भी रंगीन हो गया है, ठीक है। कम हुआ है, यानी कि तीसरे की तुलना में कम हुआ है, लेकिन वो भी रंगीन हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें चौथे ग्लास से पानी लेना है, ठीक है। चौथे ग्लास से हम पानी ले लेंगे थोड़ा सा और उसको क्या करेंगे, हम 5वें ग्लास में दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 5वें ग्लास में से मिला लेते हैं। क्या किया हम आपको दिख रहा है क्या, 5वें ग्लास में हम मिला रहे हैं, 5वें ग्लास से देखिए मिला लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं 5वें ग्लास में हम मिला लिए, ठीक है। 5वें ग्लास में मिला लिए तो आपको दिख रहा होगा कि 5वां ग्लास का पानी जो है वो भी कलर आ गया है, ठीक है। उसका भी कलर आ गया है ना। 5वें ग्लास में भी हम यानी कि धीरे धीरे कलर जो है कम होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इसी प्रकार से 5 से 8 बार
करना है। ठीक है, आप 5 से 8 बार करेंगे तो आप क्या पाएंगे, तब भी आप जल रंगीन ही पाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या के पहले से दूसरे में ले, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। ठीक है, हम ये किए, लेकिन आप क्या पा रहे हैं, ये करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि रंग हल्का होता जा रहा है। ठीक है, रंग हल्का होता गया, लेकिन फिर भी पानी रंगीन नजर ही आ रहा। आप देख रहे हैं कि पहले ग्लास को आप देखिए वो काफी कलरफुल है, दूसरा देखिए थोड़ा कम है, तीसरा उससे थोड़ा कम है, चौथा देखिए उससे थोड़ा कम है, पांचवा उससे थोड़ा कम है। यानी कि कलर थोड़ा थोड़ा हल्का होते जा रहा है, लेकिन कलर नजर आ रहा है हर एक ग्लास में, है ना। तो आप इससे क्या कह सकते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आप इस चीज से आप इस क्रियाकलाप के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि पदार्थ के कण जो वो कितने छोटे हैं। ठीक है, यानी कि आप इस क्रियाकलाप से कुछ समझे। देखिए यह क्रियाकलाप यह दर्शा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ठीक है, ये कण छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, ये कण जो है छोटे छोटे कणों से विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देखिए इस क्रियाकलाप में। ठीक है, आप ये क्रियाकलाप करने के लिए जरूरी नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट ही यूज करें। ठीक है, आप इसके लिए डेटॉल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रियाकलाप करने के लिए आप डेटॉल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि डेटॉल का भी महक जो है वो बहुत ही जल्द नहीं चले जाता है, यानी कि उसका भी महक थोड़ा थोड़ा हमें मिलती रहती है ना। इससे हम ये समझ गए कि पदार्थ के कण जो है वो क्या है, बहुत ही छोटे हैं। क्या है, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि उसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए और चीज़ें हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों इस पेज पे हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के गुण के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपके किसी के बुक में रहेगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, किसी में रहेगा पदार्थ के कणों के गुणधर्म, किसी में रहेगा पदार्थ के कणों के गुण। तो ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो हम पदार्थ के गुण के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए इसको हम इस तरह से समझेंगे कि आप एक ग्लास में पानी लेंगे, उसमें नींबू पानी चीनी का घोल बनाइए, या फिर उसमें नींबू पानी का घोल बनाए, या फिर नींबू पानी नमक का घोल बनाए, किसी भी चीज़ का घोल बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि आप उसमें चीनी, नमक, नींबू जो भी डालेंगे वो क्या हो रहा है, वो घुल जा रहा है। क्या हो रहा है, वो घुल जा रहा है, यानी कि वो क्या उसके रिक्त स्थान में समावेशित हो रहा है, यानी कि उसके रिक्त स्थान में क्या हो रहा है, समावेशित हो जा रहा है। तो बच्चा जब भी हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है, यानी कि यह इस बात को दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है ना। देखिए यदि रिक्त स्थान होता नहीं तो चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी या शरबत ये सब हम लोग बना नहीं पाते, है ना, क्योंकि वो रिक्त स्थान नहीं, उसमें समावेशित होता ही नहीं, यानी कि घुलता ही नहीं वो फिर। इसलिए बच्चा यह इस बात को दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस बात को आप समझ गए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए अब हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो बच्चों इस पेज पे हम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, कैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए आप क्या कीजिए, एक अगरबत्ती लीजिए, उसे आप क्या कीजिए, बुझी हुई अगरबत्ती लीजिए और उसे आप किसी कोने में जाकर, अपने रूम के किसी कोने में जाके उसे रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या आपको उस अगरबत्ती की सुगंध लेने के लिए कितना समीप जाना पड़ रहा है, कितना नजदीक जाना पड़ रहा है आपको, मतलब एकदम नजदीक जाते होंगे तब जाकर उसकी सुगंध आती होगी, है ना। अब क्या कीजिए, अब आप अगरबत्ती को जला दीजिए। ठीक है, अब आप अगरबत्ती को क्या कीजिए, जला दे। क्या होता है, क्या दूर से ही सुगंध आपको मिलती है? अगरबत्ती जब आप जला देते हैं तो क्या होता है, क्या आपको अगरबत्ती की सुगंध दूर से ही मिलती है? तो बिल्कुल आपको दूर से ही मिलती होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है ना, उसी में क्या होता है, समावेशित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हम दूर भी रहते हैं तो उसकी खुशबू क्या होता है, हवाओं में समावेशित होके वो हमारे आसपास तक फैल जाते हैं, तो वो हमारे सुगंध दूर दूर तक भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्रियाकलाप करते हैं, उसके जरिए समझते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिए, आप एक ग्लास लीजिए। ठीक है, आप ग्लास ले लिए, आप एक ग्लास लीजिए, हम बिगर ले लीजिए।
ग्लास बिगर जो भी बोले आप इसे, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इस ग्लास में आराम से 1 या 2 बूंद क्या कीजिए, इसमें आप नीले रंग का स्याही डाल दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसे एक रूम के कोने में कहीं भी आराम से इसे रख दीजिए, ठीक है। स्याही डाल दीजिए और उसे रख दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा होगा, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस ग्लास में स्याही फैल जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इस ग्लास में क्या हुआ, स्याही जो है वो क्या हुआ, इस तरह से फैल गया है, ठीक है। तो आप इस बात को देखिए कि क्या उस स्याही को फैलने में कितना समय लगा, कितना, क्या दिन लगा या क्या 2-4 दिन लगा, या क्या कितने घंटे, कितने दिन लगे होंगे, कितने घंटे लगेंगे, वो कुछ ही समय में क्या होगा, पूरे ग्लास में यानी पूरे पानी में फैल गया होगा। और पूरे पानी में कुछ ही समय में ये पूरे पानी में क्या हुआ होगा, फैल गया होगा स्याही, है ना, फैल गया होगा। इस क्रियाकलाप के जरिए हम क्या देखें, हम देखें कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, हम देखें ये क्रियाकलाप करके कि क्या हुआ, पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के रिक्त स्थान में समावेशित के कारण होता है। क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, कणों के रिक्त स्थान में समावेशित के कारण होता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ का निरंतर गतिशील होता है, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होता है, और तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विशरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना ही विशरण कहलाता है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। चलिए इस बात को हम अगले पेज पे जान लेते हैं। क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये पदार्थ कणों से बना है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पदार्थ कणों से बना है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यही बल जो है कणों को एक साथ जोड़े रखता है। यही बल जो है कणों को एक साथ जोड़े रखता है। ये डिपेंड करता है, किसी पदार्थ में ज्यादा होता है और किसी पदार्थ में कम होता है, ठीक है। ठोस में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। इसी बल को बोलते हैं अंतर आणविक बल। समझ रहे, इसी बल को क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे हम समझेंगे पदार्थ की अवस्थाओं को, ठीक है। तो बच्चों इस पेज पे हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं, तो बच्चों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। देखिए है 5 अवस्था, लेकिन आप लोग को ये पांचों अवस्था नहीं पढ़ना। आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग को पढ़ना है ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। आप लोग को बस यही तीनों अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इस तीनों अवस्थाओं के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। चलिए पहले हम ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ठोस का एक निश्चित आकार होता है। आप लोग ईंट देखे हैं, ईंट के जैसा आकार फिक्स होता है ना। ईंट कैसा होता है, घनाभ जैसा होता है ना, ठीक है। यानी कि उसका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, यानी कि उसका बाउंड्री फिक्स होता है, यानी उसका आयतन भी फिक्स्ड रहता है, ठीक है। देखिए स्थिर आयतन का मतलब होता है यानी कि वो संपीड़ित नहीं हुआ, यानी कि उसको दबाएंगे तो सिकुड़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा लेकिन वो सिकुड़ेगा नहीं। देखिए आप गैस सिलेंडर देखे होंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, उच्च दाब पर गैस को भर देते हैं। गैस को इतना दबा देते हैं, इतना दाब लगाते हैं कि वो द्रव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यदि हम ठोस को दबाएंगे तो वो कम जगह नहीं लेगा, वो उतना ही जगह लेगा, ठीक है। लेकिन ठोस को संपीड़ित हम नहीं कर सकते, मतलब हम दबा उसको नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को, यानी कि ठोस का संपीड़न संभव नहीं है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता है, इसलिए ये दृढ़ होता है। इसलिए ये क्या होता है, दृढ़ होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिए रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। रबर बैंड को खींच के इसका आकार बदला जा सकता है, ये ठोस है या नहीं है। तो क्या होता है, बाह्य बल लगाने पर अपने आकार तो बदल लेता है लेकिन पुनः क्या होता है, वो अपने मूल आकार में आ जाता है ना। यदि उसमें हम अत्यधिक बल लगाते तो क्या होता है, रबर बैंड टूट जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि रबर बैंड क्या है, ठोस है। क्या है, रबर बैंड भी ठोस है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप देखिए चीनी, नमक सबको आप क्या बोलेंगे, चीनी, नमक, इन सब ये ठोस है या द्रव है, क्या है। ये चीनी को, नमक को आप
किसी भी बर्तन में रखिए तो वो क्या होता है, वो जिस बर्तन में आप रखेंगे उसी का आकार ले लेता है ना। चीनी, नमक, इस सब को क्या होता है, जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी बर्तन का आकार वो ले लेता है ना। तो आप इसे क्या समझ, क्या वो ठोस है, यानी कि चीनी जो वो ठोस है या नहीं है। किसी भी बर्तन में इसको हम रखेंगे या अपने हाथ में ले लेंगे या किसी प्लेट में रख देंगे या जार में रखेंगे, इनके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। समझ रहे हैं क्या होता है, इसको हम कहीं भी रखते हैं तो इसका क्या होता है, इसका क्रिस्टल का आकार जो होता है वो नहीं बदलता है। यानी क्रिस्टल का आकार, यानी कि दाने का आकार, आप देखते हैं चीनी का जो दाने क्या होता है वो उसका आकार बदलता है, उसका आकार जितना रहता है उतना ही रहता है ना, क्या वो नहीं ना बदलता है। ये भी क्या है, ठोस है ना। अब देखिए स्पंज को आप क्या बोलेंगे, स्पंज जो रहता है तो स्पंज को आप क्या कहेंगे, वो ठोस है या नहीं। स्पंज भी ठोस है, स्पंज क्या है, स्पंज भी ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। संपीड़न संभव है मतलब दबा सकते हैं उसको हम। स्पंज जो है वो ठोस ही है लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दबा सकते हैं। ऐसा संभव है कि उसे हम दबा सकते हैं। देखिए क्या होता है, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। स्पंज में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें क्या होता है, वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकलता है। क्या होता है, जब हम स्पंज को दबाते हैं तो क्या, तो वायु बाहर निकल जाता है। इससे इसका संपीड़न संभव होता है, यानी कि इसी से इसको दबाना संभव है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यानी कि क्या है, तो आप ठोस के बारे में, आई होप कि आप लोग ठोस के बारे में समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम अगले पेज पे द्रव अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़े, अब हम द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। समझ रहे हैं, द्रव का आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। देखिए जिस बर्तन में इसको रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। क्या, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है। द्रव में क्या होता है, द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। देखिए द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ये ठोसों की अपेक्षा द्रव का विसरण, देखिए ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण, द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। समझ रहे हैं आप इस बात को। देखिए इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतः रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होती हैं। ठीक है, आप लोग द्रव के बारे में समझ गए, द्रव अवस्था के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे आपको गैसीय अवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम गैसीय अवस्था के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़नता काफी अधिक होती है। ठीक है, ठोस और द्रव की तुलना में क्या होता है, गैस की संपीड़नता काफी अधिक होती है। ठीक है, हमारे घर में खाना पकाने वाले उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, देखिए अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में भी संपीड़ित गैस ही होती है। ठीक है, आप लोग देखते हैं आजकल गाड़ी में भी ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का उपयोग होता है ना। देखिए संपीड़नता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आप एक चीज नोटिस किए हैं कि जब हमारे रसोई में खाना बनता है तो आप बिना प्रवेश किए ही जान जाते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचते हैं, आप कभी सोचे हैं? क्या होता है, खाने के जो कण है वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। या गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, है ना। इस गंध का कण जो है यानी कि और दूर भी जा सकता है, मतलब हवा में फैलकर और दूर तक भी जा सकता है। पके हुए गर्म खाने की महक क्या होता है, हमारे आसपास तक कुछ क्षणों में ही पहुंच जाता है ना। अब कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण क्या होता है, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान
और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र से होता है। ठीक है, चलिए इसे हम क्यों ना एक क्रियाकलाप के जरिए समझें। ठीक है, अब हम इस इमेज के जरिए समझ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस को। ठीक है, देखिए ठोस में क्या होता है, एकदम इस कण की तरह क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, यानी कि एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड रहता है, एकदम क्या है, आप देख रहे हैं कि क्या है, एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ है, एकदम एडजस्टेड है। ठीक है, यानी कि ठोस में जो कण होते हैं वो इसी तरीके से एडजस्टेड होते हैं, यानी कि बहुत ही सटा रहता है। ठीक है, इसकी द्रव में क्या है, थोड़ा थोड़ा इसका कण जो है वो क्या है, फैला हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है ना। गैस में जो कण है वो कैसे होते हैं, वो इसी तरीके से फैले होते हैं, और द्रव में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यानी देखिए आप देख रहे हैं कि गैस में जो कण है वो इसी तरीके से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, और द्रव में जो वो उसमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ठोस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड का डेंसिटी ठोस से कम होता है, गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कि ठोस का घनत्व जो है ज़्यादा होता है और द्रव का उससे ठोस से कम होता है, गैस में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, जब तापमान में परिवर्तन यानी कि बदलाव होगा तो पदार्थ पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है 3 प्रभाव होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सा होगा, तो क्या सब होगा, गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे गलनांक बिंदु के बारे में। ठीक है, गलनांक बिंदु के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गलनांक बिंदु क्या है, ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है बच्चा, गलनांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ होती है, बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देती है, जल बनना शुरू कर देती है, किस तापमान पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये क्या होगा, ये होगा बर्फ का गलनांक बिंदु। इसी प्रकार से लोहा जो होता है, लोहा किस तापमान पे पिघलना शुरू कर देता है, लोहा 1534 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देता है, ये हो जाएगा बर्फ का गलनांक बिंदु और ये है लोहे का गलनांक बिंदु। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ का अलग अलग गलनांक बिंदु होता है। ठीक है, हम इसमें एक बीकर लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक बीकर लिए हैं, इसके अंदर जो यहाँ पे बर्फ डाली गई है और ये जो है ये एक कांच की छड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है थर्मामीटर। ठीक है, और इसे क्या किया गया, लोहे के स्टैंड से टांगा गया है। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पे बर्नर में आग लगाई है। ठीक है, जिससे कि हम बर्फ को उष्मा दे सके। ठीक है, बर्फ का तापमान होता है -4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, जब हम इसको उष्मा देना शुरू करेंगे तो ये तापमान को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, यानी कि -4 से -3 आएगा, -3 से -2 आएगा, फिर उसके बाद -1, फिर आ जाएगा 0 पे। ठीक है, 0 डिग्री पे ये बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बर्फ का जो है गलनांक बिंदु कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का गलनांक बिंदु है। गलनांक बिंदु पर कोई वस्तु क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब जो तापमान है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जब तक कि सारी बर्फ बिल्कुल पिघल नहीं जाएगी तब तक क्या होगा, तापमान नहीं बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आकर रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि लगातार उष्मा दे रहे थे फिर भी तापमान में कोई वृद्धि नहीं आ रही थी, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही थी। तो ऐसा किस लिए हो रहा था, ये हो रहा था संगलन के प्रसुप्त उष्मा के कारण। जो बर्फ है वो उष्मा यानी कि एनर्जी का यूज किस प्रकार से कर रहे थे, अपने अवस्था बदलने के लिए। ठीक है, जो उष्मा है उसके जो कण है, बर्फ के जो पदार्थ हैं, यानी वो क्या करती हैं, इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिनमें कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये किस प्रकार की उष्मा है, संगलन की प्रसुप्त उष्मा, जो क्या होती है, जो ठोस को द्रव में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान भी लेते हैं, ये संगलन की प्रसुप्त उष्मा क्या है।
ठीक है। देखिए वायुमंडल के दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जिसकी उष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब यानी कि हमारे चारों तरफ जो हवा है उसका दाब यानी कि प्रेशर, उस पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक, उसी पदार्थ के गलनांक यानी कि ऐसे तापमान पर जिस पे वो गलना शुरू हो जाए, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाए, उस तापमान पर उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा लगेगी उसी को कहेंगे संगलन की प्रसुप्त उष्मा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, हम अभी आपको बताएं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से आप ध्यान से सुने और उसको याद रखें। ठीक है, चलिए और क्यों ना हम इसको अच्छे से अगले पेज पे समझ ले। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में दूसरा हमारा है क्वथनांक बिंदु। ठीक है, तो अब हम क्वथनांक बिंदु के बारे में जानेंगे। देखिए क्वथनांक बिंदु क्या होता है तो बच्चा, क्वथनांक बिंदु किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई भी द्रव वस्तु जिस तापमान पर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है उसी तापमान को क्या कहा जाता है, क्वथनांक बिंदु। देखिए जैसे जल होता है, जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में यानी कि भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे हम जल यानी का कहेंगे पानी का क्वथनांक बिंदु। अलग अलग वस्तुओं का क्वथनांक बिंदु जो है अलग अलग होता है। ठीक है, इसी में आगे हम पढ़ेंगे अब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होता है, इसे क्या करते हैं, इसे हम इस क्रियाकलाप के जरिए समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, एक बीकर में पानी लिए हैं, आपको दिख रहा हो यहाँ पे हम एक पानी लिए हैं, इस बीकर में हम पानी लिए हैं और इसमें एक कांच की क्या किया है, छड़ लिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इस पे हम क्या एक कांच का छड़ लिए हैं। ये थर्मामीटर स्टैंड से टांगा गया है। ठीक है, और नीचे से इसमें उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, जल को गर्म करने के लिए इसमें उष्मा दिया जा रहा है। देखिए जल का जो तापमान है वो आमतौर पे कम ही होता है, यानी 50 डिग्री से कम ही होता होगा। ठीक है, जैसे जैसे इसको उष्मा देते रहेंगे वो 50 से बढ़ता रहेगा, 50, 60, 70, 80 पहुंच जाएगा वो, फिर लास्ट में 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो आप देखेंगे कि ये उष्मा तो लगातार हम दिए जा रहे हैं। ठीक है, तापमान तो 100 डिग्री से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, भाप बनना शुरू हो रहा है, लेकिन तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। उष्मा हम दिए जा रहे हैं, तो तापमान तो बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी तापमान नहीं बढ़ रहा है। तो तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, उस उष्मा के कारण जो है वो जो जल है वो अपनी अवस्था बदलकर भाप बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, देखिए वायुमंडलीय दाब मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें मैं इस बार क्या कि 1 किलोग्राम द्रव लिए हैं। ठीक है, और 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होगी उसे ही कहा जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। ठीक है, यहाँ पे ये उष्मा किस चीज में प्रयोग हो रहा है, अवस्था परिवर्तन करने के लिए, ना कि तापमान बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए ऊष्मा जो है वो क्या करेगी, जल के जो कण है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, इतनी गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगी कि वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी आप याद रखें। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए अब हम इसे अगले पेज पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए इस पेज पे हम जानेंगे ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण के बारे में। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, यानी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, निक्षेपण में क्या होता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है। देखिए अगर कोई भी पदार्थ हमारे पास गैसीय अवस्था में है और वो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वपातन में क्या होता है बच्चा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है
और निक्षेपण में बच्चा क्या होता है, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब ये ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण होता किस प्रकार से है और किन किन पदार्थों का होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप से समझ लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बर्नर लेना है कि इस पे हम क्या करें, एक चिमनी मिट्टी का प्याली रख देंगे। ठीक है, के प्याली के ऊपर हम क्या करेंगे, उल्टा एक किप रख देंगे और यहाँ पे जो छेद रहता है यहाँ पे क्या करेंगे, रुई का टुकड़ा लगा देंगे। ठीक है, ताकि जो भी किप के अंदर है वो बाहर ना जा पाए। और चिमनी मिट्टी के प्याली में हमने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड। क्या रखे हम, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर। ठीक है, जो कि क्या है, ठोस है। अब क्या करेंगे, बर्नर को हम चालू कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या किए, बर्नर को चालू किए। ठीक है, जो भी ये चीनी मिट्टी का प्याली है इसको गर्म करना क्या करेगा, शुरू करेगा। अब देखेंगे कि जो अमोनियम क्लोराइड ये पाउडर था ये सीधा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे कोई भी द्रव पदार्थ नहीं बदलेगा, ये सीधा वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ये वाष्प है ये बाहर नहीं जा पाएगा। किसकी वजह से नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रुई का टुकड़ा लगाए हैं इसके वजह से नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो जो ये वाष्प है वो इसी के अंदर, यानी कि इसी उल्टे रखे हुए कीप के अंदर ही, ये कीप के अंदर ही क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, जो पाउडर था अमोनियम क्लोराइड का ठोस पाउडर, वो वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित हुआ, उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाए, उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब समझेंगे बच्चा हम निक्षेपण को। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, जब ये गैस बन जाएगी, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का वाष्प बन जाएगा। ठीक, उसके बाद जो ये बर्नर है इसको बंद करना है, यानी कि उष्मा देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो जो भी यानी कि जो भी कीप के अंदर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडी होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जो ठंडी हो गई गैस जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो जमा शुरू होना जाएगा, यानी कि जमना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गैस से सीधा ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। गैस से सीधा क्या होगा, यहाँ पे ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा निक्षेपण। ठीक है, अब ऐसे कितने पदार्थ हैं जो कि ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण क्रिया को फॉलो करता है। ठीक है, देखिए ऐसे कई पदार्थ हैं। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक हो गया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या हो गया, और हो गया नैप्थेलीन की गोलियां। अभी हम इसमें यूज करके, इसी क्रियाकलाप में हम अमोनियम क्लोराइड का यूज करके आप लोग को बताए हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद होता है आपको नैप्थेलीन की गोलियां, जिसको कि हम कपड़ों में रखते हैं। ठीक है, कपड़ों को हम यदि लंबे समय तक कहीं पे हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें हम नैप्थेलीन की गोलियां रखते हैं ताकि उसमें कोई कीड़े ना लगे। ठीक है, तो ये गोलियां भी जो है ये भी सीधे क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातन होते हैं या फिर ये निक्षेपण होती हैं, यानी कि सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है आपका, अब है कपूर, जो पूजा सामग्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी जो है सीधे ठोस से गैस में या फिर गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये भी कभी द्रव अवस्था में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए और चीजें अब हम समझ लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो बच्चों इस पेज पे हम क्या जानेंगे, इस पेज पे हम जानेंगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, देखिए क्या है, जब एक सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर में भरी गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो गैस के कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर में भरे गैस पर जब हम दाब लगाते हैं तो क्या होता है, गैस के कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, और फिर गैस जो है वो क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गैस जो है द्रव और ठोस दोनों में बदल सकती है जब दाब में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यहाँ गैस है। ठीक है, और ये है यहाँ पे पिस्टल। ठीक है, जैसे ही इस पे दबाव डाला जाएगा तो तापमान भी घटाया जाएगा, तो जो ये जो कण है, इसके गैस के जो कण है ये क्या होगा, पास पास आएगा। ठीक है, और ये जो इसके जो कण जो पास पास आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका कण जो पास पास आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जब ये गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और जब इस पे और ज्यादा दाब डाला जाए, यानी कि और ज्यादा प्रेशर डाला जाए। ठीक है, तब ये क्या होगा, तब ये द्रव से क्या होगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या होगा, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में फिर ये परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे एक और होगी, जो हमारी ये पहली वाली स्थिति थी, इसमें यदि बहुत ज़्यादा दाब यानी कि यदि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाए तो गैस क्या होगा, गैस जो है वो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, क्या जो गैस जो है सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, देखिए दाब जो है क्या होता है, दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने से कण नजदीक आती हैं, नजदीक आते हैं। ठीक है, दाब जो है बढ़ाने से कण क्या होता है, दाब बढ़ाने से कण नजदीक आते हैं। ठीक है, और क्या होता है, दाब घटाने से कण दूर जाती हैं, है ना। देखिए दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं। ठीक है, कण अगर नजदीक आएंगे तो ये क्या, या तो ये द्रव में परिवर्तित होगा, यदि ज्यादा ही नजदीक आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है दाब घटाने से कण दूर जाते हैं। ठीक है, दाब, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करें, अब जो यहाँ पे ये ठोस में है, जो ये ठोस बन गई है गैस, ठीक है, इस पे जो दाब, यहाँ पे जो ये दाब है, यहाँ पर जो ये दाब है, इसको यदि हटा लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हटा लिया या तो ये फिर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर ये क्या होगा, या फिर ये सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ये प्रक्रिया है गैस को द्रव या गैस को ठोस बनाने की थी, इसको उलट भी किया जा सकता है प्रेशर को कम करके। ठीक है, तो चलिए एक हम क्या कहते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, गैस को द्रव या फिर ठोस में परिवर्तित जब किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका बिल्कुल ही बहुत ही आसान सा उदाहरण होगा। ठीक है, देखिए एलपीजी है ना। देखिए एलपीजी जो गैस है वो हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं खाना बनाने वाली गैस के, उनमें एलपीजी गैस भरी जाती हैं। ठीक है, एलपीजी के फुल फॉर्म होते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखिए ये जो एलपीजी गैस होता है ये क्या होता है, ये द्रव होता है। ये जो एलपीजी गैस होता है ये द्रव होता है। जो सिलेंडर होते हैं उसमें द्रव यानी कि जल के तरह यानी कि तरल गैस होते हैं। ये प्रेशर अप्लाई करके, जैसे कि हम यहाँ पे गैस को द्रव बनाए थे, इसी प्रकार से एलपीजी जो होते हैं वो गैस जो होते हैं उसको द्रव बना के सिलेंडर में डाला जाता है, यानी कि दाब बढ़ा के। ठीक है, यानी कि प्रेशर बढ़ा के उसमें डाला जाता है। तो चलिए एक और उदाहरण हम आपको देते हैं जिससे कि वो सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी उसका उदाहरण हो जाएगा आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए गैस को सिलेंडर में लिए। ठीक है, अब तापमान घटाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर ज्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा ठोस रूप में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे शुष्क बर्फ भी क्यों जो कहा जाता है, क्योंकि ये बिना द्रव अवस्था में आए ये सीधे ठोस अवस्था में या फिर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग दाब परिवर्तन के प्रभाव समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए और चीजें अब हम अगले पेज पे देखते हैं। देखिए इस पेज पे अब हम समझ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की कोई भी अवस्था में अगर परिवर्तन होगा तो किस प्रक्रिया के तहत होगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उसका क्या नाम होगा, यानी कि उस प्रक्रिया का क्या नाम होगा। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, देखिए अब ठोस से कोई भी वस्तु अगर द्रव में परिवर्तित होगा, अब यदि ठोस से अगर कोई भी वस्तु द्रव में परिवर्तित होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे संगलन कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित होगी तो क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा संगलन प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए अब इसी प्रकार से अगर यदि द्रव से गैस बन रहा है, अब अगर यदि द्रव से गैस बन रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपको वाष्पीकरण। क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण। यदि द्रव से अगर गैस बन रही है तो इसे कहा जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, अब देखिए गैस से अगर ठोस बन रहा है तो क्या कहा जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहेंगे निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण। ठीक है, अगर गैस से अगर ठोस बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। ठीक है,
अब देखिए, अब अगर यदि ठोस से गैस बनती है, ठोस से अगर गैस से बनती तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? यानी कि जब ठोस से गैस में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले। ठीक है, अब अगर यदि गैस से द्रव बन रहा है, अगर गैस से अगर द्रव बन रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर गैस से द्रव में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर यदि द्रव से ठोस बने, यदि द्रव से ठोस बनेगा, यानी द्रव से यदि ठोस में परिवर्तित होगा तो इसे क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम कहेंगे जमना। क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जमना। जब द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को जमना कहेंगे। ठीक है, जब जल होता है उसको हम बर्फ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अरे हम तो बर्फ जमा लिए। ठीक है, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? जमना। ठीक है, तो इस सब चीजें को आपको याद रखना है। ठीक है, इस सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर हम ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा तो क्या कहेंगे? संगलन। ठीक है, और द्रव से यदि गैस में परिवर्तित होगा तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, और अगर गैस से ठोस में परिवर्तित होगा तो निक्षेपण। ठीक है, और वहीं पे यदि ठोस से गैस में परिवर्तित होगा तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और वैसे ही यदि गैस से द्रव में परिवर्तित होगा तो उसे कहेंगे संघनन, और द्रव से ठोस में परिवर्तित तो उसे कहेंगे जमना। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग इस प्रक्रिया को भी समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप इसे समझ गए हैं तो चलिए अब हम और चीजें अगले पेज पे समझते हैं। तो बच्चा, अभी अगले पेज पे हमारा आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? ठीक है, चलिए इसे हम एक क्रियाकलाप के जरिए समझते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हमें क्या करना है? एक गिलास पानी लेना है। अब वहां से क्या करना है? निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखिए, अब इस गिलास पानी को आप क्या कीजिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रख दीजिए कहीं तक। ठीक है, इसे आप टच नहीं करना है, इसे रख देना। ठीक है, निशान लगा के आप रख देना है। ठीक है, आप जब रख देंगे तो आप जब जाके 4-5 दिन के बाद यदि आप इसका पानी का लेवल यदि आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से पानी का लेवल था वहाँ से क्या होगा? थोड़ा बहुत पानी गायब हो गया है। ठीक है, आप देखिए तो पानी थोड़ा सा गायब हो गया होगा। ठीक है, तो यानी कि वो पानी जो गायब हुआ है वो कहाँ गया है? तो यानी कि कहाँ गया है? यानी कि जितना कम हुआ है उससे ऊपर का पानी कहाँ गया है? यानी कि जहाँ से हम पानी रखे तो वहाँ से नहीं है, थोड़ा कम हुआ, यानी कि थोड़ा जो कम हुआ है वो पानी कहाँ गया है? ठीक है, तो पानी क्या हो गया? जो भी पानी थोड़ा कम हुआ वो पानी क्या हो गया? वाष्प हो गया। यानी कि वाष्प यानी कि हवा में वो क्या हो गया? उड़ गया। ठीक है, यानी कि इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक यानी कि उबलने वाले तापमान से अगर किसी भी तब कम तापमान पर ये द्रव से गैस में बदल यानी कि भाप में बदल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? वाष्पीकरण। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए। ठीक है, तो वाष्पीकरण समझ गए। ठीक है, चलिए आगे हम अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सतही छेद बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे देखिए कपड़ा सूखने के लिए हम क्या करते हैं? उन्हें फैला देते हैं। कपड़ा को सुखाने के लिए हम क्या कपड़े को फैला देते हैं। ठीक है, देखिए वायु की गति में वृद्धि। देखिए हम जानते हैं कि तेज वायु में क्या होते हैं? कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखिए हम जानते हैं कि वायु तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे कि आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाते हैं। क्या है? तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। जिससे वो क्या होते हैं? वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या? आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। ठीक है, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घट जाएगी, और अगर कम रहेगी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे देखते हैं।
तो बच्चों इस पेज पे हम जानेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण जो वो शीतलता कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज देखते हो, जब अपने नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। क्या होता है, इसके कण जो है वो आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते। क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते, जिससे कि हथेली पर शीतलता महसूस होती है ना, जिससे कि हथेली पर क्या होता है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है, तो बच्चों आप इसका परिभाषा भी देख सकते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर, अपने आसपास की ऊर्जा को जो है क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी तरह आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम इस पेज पे जानेंगे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। सूती कपड़े में जो है जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या होता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो देखो बच्चा, क्या होता है, किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं, जब हम किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं तो क्या होता है, वो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है ना। क्या वो हमें जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें क्या होता है, नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं। यानी कि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की ऊर्जा होता है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है। क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें कि जल के बूंद के रूप में नजर आता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। तो चलिए, आई होप कि बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका चैप्टर 1 यही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। ठीक है, देखिए पहले हम आपको पदार्थ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थ का नाम दिया। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। कितनी अवस्थाएं तय की गई है, 5 अवस्थाएं तय की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 5 अवस्थाएं क्या सब है, वो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्या है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कर, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये क्या, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, नहीं, ये गलत है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि इसके बीच आकर्षण बल होता है। तो ये आंसर गलत है, ए आंसर गलत है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हुआ, ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन है पदार्थ के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए जो है इसका कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, देखिए हम आपसे एक एक करके बात करते हैं। पहले हम आपको ठोस के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। ठोस में अणुओं के बीच अधिकतम आकर्षण बल होते हैं। ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है, ठोस का निश्चित आयतन और आकार होता है।
ठोस पदार्थ में अंतर आणविक रिक्त स्थान न्यूनतम होते हैं और अंतर आणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको ठोस के बारे में जानकारी थी। अब हम आपको गैस के बारे में बताते हैं। गैस में अंतर आणविक अवकाश अधिकतम होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल न्यूनतम होता है। गैस में ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही उसका कोई निश्चित आकार होता है। वे उस बर्तन के आकार और आयतन को घेर लेता है जिसमें उन्हें डाल दिया जाता है। तो ये गैस के बारे में। अब हम आपको द्रव के बारे में बताते हैं। देखिए, द्रव ठोस और गैस के बीच मध्यवर्ती होता है। क्या होता है? द्रव जो है वो ठोस और गैस के बीच मध्यवर्ती होता है। द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, लेकिन जिस बर्तन में डाला जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए। तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ठोस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। क्या किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो देखिए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं। तो देखिए पहले हम आपको विसरण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए विसरण क्या है? दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देखेंगे पानी आप रखिए लेके, तो आप ग्लास में पानी लीजिए और रखिए और उसमें देखिए आप स्याही डाल दीजिए या इंक, उसमें इंक डाल दीजिए। आप इंक जैसे ही डालेंगे उसमें देखेंगे कि आप अपने आप पूरे पानी में कलर हो जाता है ना। तो पूरा पानी ही कलरफुल हो जाता है। और उससे फिर दूसरा पानी लाइए, उसमें भी आप उस पानी को डाल दीजिए, देखिए वो भी कलर ले आता है। क्या हो रहा है? स्वतः ही मिल जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अब क्या है, पानी गर्म करने पे विसरण जो है वो तेजी से होता है। पानी गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती हैं। अब कैसे, आप देखे होंगे कि जब आप चाय बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें चाय बनाते समय जब आप चाय बना रहे हो उसमें पत्ती डाल रहे हैं तो वो उसका क्या हो रहा है, तो उसका कलर आ जाता है जल्द ही। या उसमें आप चीनी डालेंगे तो आप देखेंगे तुरंत ही घुल जाता है। और वहीं पे यदि आप ठंडा पानी लीजिए उसमें चीनी डालिए तो क्या वो तुरंत घुल पाता है? नहीं घुलता। यानी कि गर्म पानी पर विसरण तेजी से होता है। ठीक है, आप देखिए विसरण अत्यधिक तीव्रता से किस में होता है? तो अत्यधिक तीव्रता से गैस में होता है विसरण। किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ठीक है, देखिए पहले तो आप समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संघटन तथा गुणधर्म समान हो वो क्या होता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और विषमांगी मिश्रण क्या है? जो समांगी नहीं हो, जो समांगी नहीं हो। तो यानी कि इसमें समांगी क्या नहीं है? दूध समांगी मिश्रण नहीं है, यानी कि डी इसका सही आंसर। दूध समांगी मिश्रण क्यों नहीं है? दूध में कई घटक शामिल होते हैं जो समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, जिससे यह एक विषम मिश्रण बन जाता है। इसका आंसर क्या हुआ? डी इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हवा एक डैश है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो आपको क्या लग रहा है चारों में से? देखिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हवा में जो है वो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.07% अन्य गैसों की संरचना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो चलिए हम आपको पहले थोड़ा सा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में बता दें, यानी कि विलायक, विलय और विलयन के बारे में बता देते हैं। विलायक का इंग्लिश हो गया सॉल्वेंट और विलय का इंग्लिश हो गया सॉल्यूट और विलय का इंग्लिश हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, विलायक अधिक मात्रा में, विलय कम मात्रा में और विलयन समांगी मिश्रण है, दोनों को मिश्रण करने के बाद जो बनेगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए मान लीजिए मुझे शरबत बनाना है और शरबत यदि बनाना है तो पानी हम अधिक मात्रा में लेंगे और शक्कर हम कम मात्रा में लेंगे। तो यहाँ पे पानी क्या हो गया? पानी हो गया सॉल्वेंट और शक्कर क्या हो गया? शक्कर हो गया सॉल्यूट और दोनों मिलने के बाद क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या सब ऑप्शन है। विलायक, विलायक तो होगा नहीं शक्कर। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट तो होगा नहीं। कोलाइड, कोलाइड तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है? घुला हुआ पदार्थ, तो घुला हुआ पदार्थ होगा। यदि यहाँ पे विलय रहता तो विलय हमारा आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे घुला हुआ पदार्थ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है? ठीक है, देखिए हम आपको थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं, फिर आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या सब होता है? भौतिक परिवर्तन पदार्थ केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था
आकार, गंध आदि बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनाता है। भौतिक परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी कैसे? तो देखो जैसे आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए, पानी से बर्फ बना सकते हैं हम, पानी से हम बर्फ बना सकते हैं और फिर बर्फ से हम पानी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन हम आपको बताते हैं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक सभी गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही हम बना सकते हैं, लेकिन क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वैसे देख लीजिए, लकड़ी को हम जलाने पे लकड़ी से जब वो कोयला बन जाता है तो क्या फिर उसे हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आपको हम दोनों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों बता, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। देखिए हम आपको थोड़ा सा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताते हैं। देखिए वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार देखिए 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शन देखते हैं क्या सब है। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, गलत है। दूसरा क्या है? रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, गलत है। तीसरा क्या है? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही है। अब चौथा देखिए क्या? रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है। अब देखिए तीसरा सही कैसे है, हम आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 होता है। किसी भी स्रोत में प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सभी 1:8 ही रहता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अमोनिया यानी कि NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर इसका निश्चित रेशियो क्या होता है? इसका निश्चित रेशियो होता है 14:3 होता है। कितना होता है? 14:3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, शब्द परमाणु को किसने खोजा? देखिए परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था। किसने किया था? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? ठीक है, देखिए हम काउंट कर लेते हैं कितना परमाणु है। इसमें 4 है, इसमें कितना है? इसमें 7 है, और इसमें कितना है? इसमें 3 है, और इसमें कितना है? इसमें 5 है। ठीक है, तो यानी कि सबसे अधिक परमाणु किसमें है? आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, बी में सबसे अधिक परमाणु, यानी कि बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, क्या है? डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। देखिए डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यानी कि हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। देखिए जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्या है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? देखिए क्या कह रहा है? कार्बन का प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे? C/CO2 करेंगे। ठीक है, तो यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? आपको पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, इंटू 2 कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 12/44 इंटू 100 करिए,
तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 27.3%। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ गए यहां तक आप लोग? तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आपको कैसा लगा क्लास आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है।